नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, अभी तक हमने 5 पार्ट कवर कर लिए हैं। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसा अकाउंट है? दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। रेगुलेटरी ऑथोरिटी आरआरबी की कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने 4 हैं। नबार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्पॉन्सर बैंक। सही जवाब है दोस्तों नबार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा बैंक होता है जो कि एक सब्सिडरी माना गया है आरबीआई की, और आरबीआई के अंडर में रहकर काम करता है। ज़्यादातर बैंक्स ऐसा ही करते हैं। अदर बैंक्स भी रेगुलेट होते हैं आरबीआई से सीधे सीधे डायरेक्टली। और नबार्ड की फुल फॉर्म जान लेते हैं सबसे पहले। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। बेसिकली क्या कर रहा है? कृषि और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए मदद करने का काम करता है। जो छोटे छोटे बोरोअर्स होते हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य मात्र उनको लोन प्रोवाइड कराना है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराना है। 4 से 6 डिस्ट्रिक्ट में इसका ऑपरेशन चलता है। एक ही स्टेट के 4 से 6 डिस्ट्रिक्ट में इसका ऑपरेशन किया जाता है, मतलब वर्क होता है। स्मॉल साइज शेड्यूल्ड रिटेल बैंक जो है वो इस्टेब्लिश किए गए थे इंडियाज रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंदर। तो दोस्तों, एक छोटे से ही क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है, और वो इस चैनल के माध्यम से ही होता है। इसलिए लाइक ज़रूर करा करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी मानी गई है? जहां पर दोस्तों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों इन्वॉल्व हो जाएं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे हिसाब से सही होता है। को एग्जिस्टेंस होगा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का। इंडियन इकोनॉमी एक यूनिक ब्लेंड मानी गई है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, तो इंडियन इकोनॉमी इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। व्हेन नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी माय फ्रेंड्स? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 84 में, 1989 में, 91 में या फिर 1982 में। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी कहीं देखा होगा, और इसकी सही जो हमें जानकारी मिलती है वो 12 जुलाई 1982 इसकी सही जानकारी है। एक्ट हुआ था पास पार्लियामेंट में, और तब जाके इसकी स्थापना की गई थी। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इसका सही जवाब है। 12 जुलाई 1982। याद रखिएगा, ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट। जी हाँ दोस्तों, चार्टेड अकाउंटेंट एक एक्ट है जो कि पास किया गया था 1949 में। फटाफट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और एक बार आंखों के सामने से भी गुजर जाएंगे तो आपको याद रहेंगे दोस्तों। ऑडिटर एजेंट माना जाता है शेयर होल्डर्स का। दोस्तों, एक ऑडिटर क्या काम कर रहा है? एक शेयर होल्डर्स के लिए ही काम कर रहा है, तो एजेंट का काम करता है। क्या खत्म होगा? अकाउंटिंग खत्म होगी तो क्या शुरू होगा? तो दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं। तो यहाँ पे ऑडिटिंग शुरुआत हो जाती है जैसे ही अकाउंटिंग का अंत होता है, यानी अकाउंटेंट ने अपना काम कर दिया है, अब काम करेगा ऑडिटर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ऑडिट इज कंपलसरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज। देखिए, किस तरीके का ऑडिट कंपलसरी होता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए? तो स्टैट्यूटरी ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जो कि वॉलेंट्री नहीं है, कंपलसरी माना गया है जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए, और होना ही चाहिए। ऑडिटिंग रेफर्स टू। ऑडिटिंग का मतलब क्या है दोस्तों? ऑडिटिंग हो रही है पर क्यों हो रही है? इसका बेसिकली मतलब होता है एग्जामिन करना अकाउंट्स को। प्रोफेशनल जितने भी अकाउंटेंट्स हैं वो क्या करते हैं? अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं। मेन उद्देश्य क्या है ऑडिटिंग का? दोस्तों, ऑडिटिंग करवाई क्यों जा रही है? क्या मकसद है इसका? तो इसका मेन मकसद है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जो हमारे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो सही सही ट्रू एंड फेयर स्टेट अफेयर्स, सही सही जानकारी आपको प्रदान कर दें। ये काम होता है ऑडिटिंग का, और मतलब उसका मेन उद्देश्य बस यही है कि आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना कि वो सही में बने भी हैं या फिर उसमें कोई घपलेबाजी है। ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर। ऑडिटिंग का भी कंपलसरी होती है जो सारी की सारी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के लिए। इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है इससे बचने का, जबकि पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरी कंसर्न और स्मॉल स्केल बिजनेस एंटरप्राइज के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज इसके लिए सही उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन। इंटरिम ऑडिट रेफर्स टू। इंटरिम ऑडिट किस तरीके का ऑडिट होता है? इसमें दोस्तों क्या होता है? बेसिकली फाइंड आउट करना होता है और चेक करना होता है इंटरिम प्रॉफिट्स को। देखिए, ज़्यादातर आप अगर शेयर स्टॉक मार्केट में भी लगे हुए हैं तो आपको पता होगा इंटरिम प्रॉफिट्स देती रहती है कंपनी, इंटरिम डिविडेंड देती है, फाइनल डिविडेंड देती है, इस तरीके से। तो ऑडिट वर्क क्या होता है? बेसिकली फाइंड आउट करता है, चेक करता है इंटरिम प्रॉफिट्स जो भी हो रहे हैं कंपनी के।
अ कंटिन्यूस ऑडिट इज स्पेशली नीडेड फॉर, तो एक कंटिन्यूस ऑडिट स्पेशली किसके लिए ज़रूरी होता है, तो बैंकिंग कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। कंटिन्यूस ऑडिट मतलब लगातार होने वाला ऑडिट, और बैंकिंग कंपनीज में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है, होता रहना चाहिए क्योंकि सारा लेन देन पैसों से ही है। इंटरनल ऑडिटर को सबमिट करनी पड़ती है अपनी रिपोर्ट। किसको सबमिट करेगा इंटरनल ऑडिटर, तो सही जवाब है मैनेजमेंट को, यानी जो प्रबंधन है, प्रबंधक को ये इंटरनल ऑडिटर सबमिट करता है। इससे बेसिकली आत्मसंतुष्टि हो जाती है, पर सही सही जो काम करता है वो सीए ही करता है। तो एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया, पर इंटरनल ऑडिट से आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है कि क्या रिपोर्ट जो अकाउंट्स बने हैं वो सही बने हैं या नहीं बने हैं। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।